इरफान साहब, 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही, लास्ट के 11-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया और बीजेपी को चमटे से मुसलमान छूना नहीं चाहता है। और ये दोनों सरकारों का इनाम ये दिया कि आज ओखला महामारी की तरफ बढ़ रहा है। आज सीवर और उसका सड़क का जो हाल है वो आप रोज अपनी आंखों से देख रहे होंगे। कुछ तो करते ये नेता, कहीं तो कोई गैरत जागती। हाँ नहीं, वो तो खैर मेन रोड है और उसका तो ठीक होना ज़रूरी है कि जितनी हमारी मेन रोड्स हैं रोज़ाना वहाँ से बसेस भी निकलती हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक अब तो, क्योंकि नोएडा से जो कनेक्टेड है ये 9 नंबर, तो 9 नंबर के बाद यहाँ से लोग निकलते हैं करते हैं, तो इन सड़कों का तो ख्याल रखना ही चाहिए और करना चाहिए और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि भाई इस तरह की सड़कें जो मेन रोड्स हैं, जब उनका ये हाल है तो इंटीरियर अंदर जाएंगे तो क्या हाल होगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूह रवां इरफानुल्लाह साहब मौजूद हैं। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक लंबी तारीख है। आज हम इनसे ओखला को लेकर भी बात करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये ओखला है जहां का विधायक भी मुसलमान होता है, जहां का पार्षद भी मुसलमान होता है, जहां हारे हुए जीते हुए पार्षद विधायक सांसद भी मुसलमान ही रहते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी रहते हैं, जहां पर मिली तंजीमों के तमाम दफ्तर हैं, जमात इस्लामी से लेकर जमीयत उलमा, जमात अहले हदीस, मिली काउंसिल, मुशावरत, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। उसके बावजूद ओखला की कोई ऐसी गली आपको नहीं मिलेगी जो टूटी हुई ना हो। ओखला में ताफुन और बीमारी दस्तक दे रही है। महामारी की तरफ ओखला बढ़ रहा है। डेंगू के अमराज इस बारिश के बाद क्या रूप लेंगे ये देखने में बड़ा भयावह रोल हो सकता है। कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है और उनका रिस रिस करके गंदा पानी, लैट्रिन और बदबू सड़कों पर जो उबल रही है ओखला हेड पर विशेष तौर से और जामिया मिलिया इस्लामिया सनाबिल के सामने 9 नंबर कालिंदी गुंज पार्क पर, वो इंतहाई शर्मनाक बात है। लेकिन ओखला के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई जेल में हैं और कोई बाहर हैं, लेकिन सब के सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। ना उनके रिप्रेजेंटेटिव को ओखला की कोई फिक्र है, ना सरकारों को, चाहे एमसीडी में केजरीवाल की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। इरफानुल्लाह साहब, इतनी लंबी तमहीद मानने का मतलब ये था, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, तमाम लोग यहाँ पर, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मुसलमानों का तबका माना जाता है कि ओखला है, लेकिन सबसे बदतरीन सूरत हाल ओवरहाइट बिल्डिंग ओखला में बन रही हैं। सड़कों की गलियों की जो सूरत हाल है कि अगर ई रिक्शा पलट रहे हैं, अगर कोई हामिला औरत तो अल्लाह ना करे उनका हमल भी ज़ाया हो सकता है, ये सूरत हाल है। ये इस मोड़ पे आपका इलाका खड़ा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और गंदगी है, और जिस तरह की भी गंदगी है, चाहे वो मॉरल गंदगी है, चाहे सड़कों पर गंदगी है, उन सबको दूर करें और बेदारी पैदा हो इस इलाके के अंदर। और जब तक बेदारी नहीं आएगी लोगों में, जब तक ये फ़िज़ा बनेगी नहीं। आपने सही कहा कि यहाँ सारी तंजीमें हैं, सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आवाम की बेदारी नज़र नहीं आती है। आवाम फिर वही उसी में उलझ जाता है, ज़ातियात में और ज़ात में। ज़ात से ऊपर उठ के जिस वक्त हम इलाके के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे नुमाइंदे भी आएंगे, अच्छे लोग इलेक्ट होकर भी आएंगे, और मुझे लगता है ये फ़िज़ा बदलेगी। क्योंकि दिल्ली में बजट की कमी नहीं है, जब पैसे की कमी नहीं है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा है, एमसीडी अलग काम करती है, डीडी अपना अलग काम करता है, तो यहाँ बजट की प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, जिस तरह और स्टेट्स में है। ये बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड स्टेट है दिल्ली, क्योंकि ये कैपिटल भी है पूरे हिंदुस्तान की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम इन चीज़ों को नहीं ला पाए और अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या बुनियादी सहूलियात हैं उन्हें फ़राहम नहीं करा पा रहे हैं, तो ये नाकामी तो है हमारी। और इस नाकामी को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि बेदारी आए आवाम के अंदर, और जब तक बेदारी नहीं आएगी और प्रेशर नहीं बनेगा आवाम का, ये सब चीज़ें दुरुस्त आसानी से होंगी नहीं। इरफान साहब, आप तो यूनियन लीडर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं। स्टूडेंट तो अपने ज़माने के स्टूडेंट लीडर तो उस ज़माने में तो बड़े मतलब बड़ा ज़बरदस्त हुआ करते थे, बहादुर हुआ करते थे, लड़ गए, अड़ गए सरकार से, कुछ भी कर लिया, और उस वक्त चीज़ें काफ़ी होती भी थी। लेकिन सवाल ये है, यहाँ तो आलम ये है कि जनता सोचती है कि साहब विधायक ना नाराज़ हो जाएं, पार्षद साहिबा नाराज़ ना हो जाएं, या जो है विधायक के जो है जो लोग हैं वो नाराज़ ना हो जाएं,
कोई बोलने को तैयार नहीं है और सब ताफुन में नाक दबाए हुए प्रोफेसर साहब भी जा रहे हैं कूड़े के सामने से, नाक दबाए हुए काउंसलर साहब भी जा रहे हैं, लेक्चरर साहब भी जा रहे हैं, डीन साहब भी, सब जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अवेयरनेस आए, और ख़ास तौर से उनमें आए अवेयरनेस जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार शख्सियात हैं यहाँ पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उन सबको अगर निकल कर आएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आवाम भी बेदार होगी और आवाम को एक अच्छी लीडरशिप यहाँ मिल सकती है और मिलनी चाहिए। और वो भी मुश्तरक लीडरशिप होनी चाहिए, हमारी टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क नहीं है इस इलाके में, जो मुझे कमी महसूस हुई है वो टीम वर्क नहीं है। जिन लोगों का आपने नाम लिया, जो एक पोटेंशियल है इस इलाके का और एक ताकत बन सकती है और वो ऐवानों तक पहुँच सकते हैं, वो उनके अंदर इज्तमाइयत नहीं है। इनफरादी तौर पर तो लोग परेशान हैं और परेशान होते हैं और ज़िक्र करते हैं, लेकिन मुश्तरक लाए अमल की ज़रूरत है इस इलाके में और मुश्तरक गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी यही काम करती है और कर रही है 2007 से कि हमारी राय, हमारी जो सोच है वो मुश्तरक होनी चाहिए और फिर लाए अमल भी हमारा मुश्तरक हो। अगर सब मिल के काम करेंगे तो बड़ा पोटेंशियल है इस इलाके में और बड़ी ज़रख़ेज़ है ज़मीन। ये अल्लामा इकबाल की शक्ल में बड़ी ज़रख़ेज़ है, लेकिन नमी की ज़रूरत है कि नमी आ जाए इसके अंदर। और नमी जब ही आएगी जब लोग परेशान हैं। अब इस वक्त लोग, मुझे लगता है इससे ज़्यादा परेशानी कभी नहीं रही होगी जो पिछले 2, 4, 5 साल में हुई है इस इलाके के अंदर। तो मुझे लगता है इससे लोग बेजार हैं और बेजार होकर एक अच्छा कदम उठाएंगे और अच्छी लीडरशिप यहाँ आए और टीम वर्क हो इस इलाके के अंदर। टीम वर्क की ज़रूरत है और टीम वर्क अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला सबके बड़े रसूख हैं यहाँ, जितने लोग रहते हैं और जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनके रसूख बहुत हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, स्टेट के लेवल पर भी हैं, लेकिन इलाके के अंदर वो उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उनके गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करके और उनका एक ताकत बनाकर अगर हम काम करेंगे यहाँ पर तो मुझे लगता है काम हो सकता है। इरफान साहब, यहाँ के लोगों के रसूख का हाल ये है कि 25 साल से कूड़े पे चुनाव लड़ रहे हैं, पानी की एक वो लाइन नहीं ले पाए। नहीं, उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को बेदार करना था वो खुद सोए हुए हैं मेरे ख्याल से, या वो उनकी लातवज्जे ये उनकी है कि वो तवज्जो नहीं देना चाहते इस तरफ। तो वो करना पड़ेगा। जब तक इंटेलिजेंशिया निकल के नहीं आती किसी कम्युनिटी की और सिविल सोसाइटी मजबूत नहीं होती तो मुझे लगता है ये सब होगा। मैं जब यहाँ आया था ओखला के अंदर महरौली से 1995 में, तो मुझे याद है मेरे पास वो कटिंग आज तक रखी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें एनएफसी की एक छोटी सी एसोसिएशन है, ए और बी ब्लॉक की एसोसिएशन थी, वेलफेयर एसोसिएशन, वो 6 करोड़ रुपए लेकर आई एनएफसी के लिए, अपने वहाँ के बुनियादी सहूलियात के लिए। बताइए कितनी पॉश इलाका है, कितनी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। वो 6 करोड़ रुपए अगर ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते अपने इलाके के लिए। यहाँ पर पीस मिल से काम अब होने वाला नहीं है कि टुकड़ों में 2 करोड़ आ गए, कभी 5 करोड़ आ गए। इसका तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, सड़कों का, सीवर का, ड्रेनेज सिस्टम का, हेल्थ के स्ट्रक्चर को, सब स्ट्रक्चर्स को करने के लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत है। उस बजट की बात करनी चाहिए। अब इलेक्शन आएगा 6 महीने बाद, मुझे लगता है ये एक बड़ा इशू बनना चाहिए कि हमारे इलाके को या हमारे जैसे इलाकों को दिल्ली में एक बड़ा बजट की ज़रूरत है। उसके लिए बड़ा बजट, जब तक सरकार अपने बजट में उसका हिस्सा नहीं रखेगी यहाँ की बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए, तब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़े बजट के साथ यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, प्रोजेक्ट तैयार करके काम करना चाहिए और उसमें जो लोग इलाके में ज़िम्मेदार हैं, जिस शक्ल में भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, उन सबको निकल कर आना पड़ेगा और ऐवानों तक पहुँचना पड़ेगा, हुकूमतों तक पहुँचना पड़ेगा और उनके सामने अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना पड़ेगा। अभी तक हमने इलाके का कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लूप्रिंट है इस इलाके का, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिल्कुल हैपेजेंट वे में सारा, डिसऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लाने के लिए मुझे लगता है बड़े प्रोजेक्ट की और बड़े ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है। उसको तैयार करना पड़ेगा और वो इंशाल्लाह अगर तैयार होगा तो उस पर फिर फॉलोअप एक्शन हमें करना पड़ेगा। इरफान साहब, 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही, लास्ट के 11-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया और बीजेपी को चमटे से मुसलमान छूना नहीं चाहता है और ये दोनों सरकारों का इनाम ये दिया कि आज ओखला महामारी की तरफ बढ़ रहा है। आज सीवर और उसका सड़क का जो हाल है वो आप रोज़ अपनी आंखों से देख रहे होंगे। हाँ, नहीं, वो तो खैर मेन रोड है
और उसका तो ठीक होना ज़रूरी है कि जितनी हमारी मेन रोड्स हैं रोज़ाना वहाँ से बसेस भी निकलती हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक अब तो, क्योंकि नोएडा से जो कनेक्टेड है ये 9 नंबर, तो 9 नंबर के बाद यहाँ से लोग निकलते हैं करते हैं, तो इन सड़कों का तो ख्याल रखना ही चाहिए और करना चाहिए और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि भाई इस तरह की सड़कें जो मेन रोड्स हैं, जब उनका ये हाल है तो इंटीरियर अंदर जाएंगे तो क्या हाल होगा गलियों का या बाई लेन्स का, वो तो बहुत बुरी हालत में है। तो ये तो बड़ा तकलीफ़देह पहलू है वाकई कि ये होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है पार्टियों का, और पार्टियों का हारना और जीतना, वो तो एक अलग सियासत है, वो सियासत चलती रहेगी। जो भी आएगा उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस भी रही है। सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन जिनको वोट देते हैं उनसे तो काम करवा लीजिए। भाई कांग्रेस को वोट दिया आपने 15 साल तक, कोई काम नहीं हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया तक कोई डस्ट नहीं मिलेगी आपको। जैसे तिकोना पार्क आप क्रॉस करेंगे, धूल का आलम यह है कि मतलब फेफड़े के लोग मरीज हो गए। आपको तो सांस के कितने लोग मरीज हुए। और जो सड़कें पत्थर की बनाएगी, कई डॉक्टरों का ये कहना, वहाँ से जो रेस निकलती है, जो डस्ट निकलती है, उससे कैंसर के खतरात बढ़ जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। ये सड़कें तो बननी ही नहीं चाहिए। देखिए इसलिए नहीं बननी चाहिए, जो सीमेंटेड रोड जिन्हें कहते हैं कि सीमेंटेड रोड हम बना रहे हैं, शुरू में वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा सीमेंट में उसमें सीमेंट का हिस्सा कितना होता है वो देखने की ज़रूरत है। उसमें तो डस्ट होती है सारी, और वो कुछ दिन के बाद निकलना शुरू हो जाती है, बहुत ख़तरनाक होती है। इसलिए उन सड़कों को तो यहाँ पर मुझे लगता है बनवाना ही नहीं चाहिए। वही जो तारकोल की सड़कें बनती थी पहले, उन्हीं सड़कों पर आना चाहिए और बनना चाहिए, क्योंकि उसमें तो वो पूरी तरह से बन ही नहीं पाती। अगर सीमेंट की रोड सीमेंटेड रोड हो तो बहुत अच्छी है वो, लेकिन अगर उसमें डस्ट शामिल हो गया और डस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसका एवरेज बहुत ज़्यादा है डस्ट का उसमें, तो बड़ा ख़तरनाक है वो बिल्कुल, और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर लेती है और गर्द उड़ता है। ऐसा लगता है जैसे हम हरियाणा के किसी इंटीरियर इलाके में मेवात के पहुँच गए, जहाँ पर डस्ट उड़ती है। दिन में जाइए, मैं बहुत रहा हूँ वहाँ, देखा मैंने कि डस्ट उड़ती है तो हमें अपनी वो याद आ जाता है ओखले की सड़कें। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है आपकी कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हेल्थ की तरफ तो हमारे यहाँ कोई केयर है ही नहीं, हाइजीन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। हेल्थ और हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी रिहायशी निज़ाम में। रिहायशी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए दरम बरम हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है बड़ी तेज़ी से आपके यहाँ से। जिसे आप क्रीम कहते थे या पोटेंशियल कहते थे या कहते थे इंटेलिजेंशिया, वो जाना चाहती है यहाँ से। काफ़ी तादाद में लोग जसोला चले गए, जी। बचे खुचे लोग, कुछ डिफेंस कॉलोनी चले गए, कुछ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी चले गए, कुछ और जो बचे खुचे थे वो जैदपुर चले गए, कुछ और जो बचे खुचे थे वो नोएडा चले गए। तो मतलब इतनी बदतरीन सूरत हाल है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बिल्कुल ये तो सिलम की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा सिलम बहुत अच्छे हैं दिल्ली के, क्योंकि वो सिलम बोर्ड बना हुआ है वहाँ, और सिलम बोर्ड का बाकायदा फ़ंड है, बहुत बड़ा फ़ंड है सिलम बोर्ड का, तो कम से कम वो इस्तेमाल होता है वहाँ पर, लोग देखभाल करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे कुछ इलाके तो सिलम से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, आप सही कह रहे हैं। तो क्या जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी, अभी आप लोग एलजी साहब से मिले, ठीक है, एक मीटिंग में सारे मुद्दे नहीं रखे जा सकते, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि एलजी साहब बहुत पावरफुल हो गए हैं अभी राष्ट्रपति के जो नया जो ऑर्डर आया उसके बाद, तो क्या आने वाले दिनों में जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी इस तरफ को, ये 10 लाख लोगों में क्या आपको 10 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो डेडिकेटेड हो काम करने वाले? नहीं देखिए, हम जब मिले उनसे, ये सही है कि एक इशू ये उठा हुआ है इस वक्त स्टे माफिया का और एक्सटॉर्शन का, लेकिन हमने उसके साथ साथ जो इलाके के मसाइल हैं वो भी रखे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस मेमोरेंडम को आपको दूंगा, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बेसिक कम्युनिटीज़ की भी रखी हैं। हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी बात रखी है उनसे कि मल्टी लेवल कार पार्किंग अगर यहाँ होगी तो ये जो जाम लगता है और जो सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगा। हमने उसमें लाइब्रेरी की भी बात रखी है उनसे कि पब्लिक लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है, और कम से कम मैटरनिटी होम तो यहाँ होना ही चाहिए। तो खलीलुल्लाह मस्जिद की जो डिस्पेंसरी है उसको हमने कहा इसको आप अपग्रेड करके इसे मैटरनिटी कम से कम वो बना दीजिए, उसकी सख्त ज़रूरत है। आप होली फैमिली में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कितना महंगा इलाज है, आप अंदाज़ा, गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता, और लोग मर जाते हैं उस डिलीवरी के वक्त, बहुत सी अमवात होती हैं। तो लिहाजा उनको सामने हम ये सब चीज़ें भी रखी हैं, और एक्सटॉर्शन का तो रखा ही हमने, डिमोलिशन का भी रखा उनके सामने, तो काफ़ी चीज़ें हमने रखी हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर आप शुरू का अगर देखेंगे 2007 का, तो 2007 और 2008 के बाद तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात की है हमेशा, शीला जी के ज़माने में और दूसरे हुकूमतों के ज़माने में, और यहाँ के डेवलपमेंट का ही सूरत हाल रखी है। और हमने तो अपने ज़माने में कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यहाँ का सर्वे भी करा दिया था मल्टी लेवल कार पार्किंग का। खलीलुल्लाह मस्जिद के पीछे चनार अपार्टमेंट के बराबर में एक जगह है, डीडीए की बहुत बड़ा प्लॉट है,
मैं खुद उस सर्वे में मौजूद था, इंजीनियर्स आए थे और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल फीजेबल जगह है, यहाँ हम मल्टी लेवल कार पार्किंग बना सकते हैं, तो पाइपलाइन में वो होगी। हमने गवर्नर साहब से ये कहा कि पाइपलाइन में अगर आप निकलवाएंगे उस दौर के ज़माने का 2008 का गालिबन, तो आपको निकल आएगा कि यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए जगह उन लोगों ने कहा था बिल्कुल ठीक है, फिजिबल है। इसी तरह इसको अपग्रेड करने की बात भी हुई थी, डिस्पेंसरी को, जो खलीलुल्लाह मस्जिद की डिस्पेंसरी है, तो हमने उनके सामने ये सब चीज़ें रखी हैं। आप खल्ला मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमान मस्जिद के नाम पे बड़ा जज्बाती हो जाता है, मस्जिद, ईमान, कुरान से ख़तरे में आ जाता है। लेकिन खल्ला मस्जिद के सामने की जो सड़क है उसकी जो दुर्दशा है कि लोग मस्जिद तक नमाज भी पढ़ने नहीं आ सकते। यहाँ का विधायक और पार्षद दोनों मुसलमान हैं और उसके बाद भी मुसलमान नहीं जाग रहा है। ये है तो सूरत हाल देखिए पूरे मुल्क की है। जिन्हें हम चुनते हैं वो उस मैार पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि जज्बातियत को उनके सामने रहती है, जज्बाती इश्यूज़ रहते हैं जो लोग बेसिक इश्यूज़ हैं। जब तक वो इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनेगा और इलेक्शन का मुहिम नहीं बनेगी, मुहिम की शक्ल नहीं अख्तियार करेगा, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें रहेंगी। अभी तो हमारे वोट देने का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। वो हम अपने बीजेपी हराओ चाहे जमुना में डूब जाओ, नहीं, कभी कांग्रेस हराओ कभी बीजेपी हराओ, यही चल रहा है। मैं तो पिछले 30-40 साल से यही देख रहा हूँ कि हम कभी बीजेपी को साथ लेकर कांग्रेस को हराते हैं, अब कांग्रेस को साथ लेकर बीजेपी को हरा रहे हैं। तो ये है, तो ये तो सूरत हाल है और कम्युनिटी इसमें फंसी हुई है और फुटबॉल बनी हुई है। तो ये सूरत हाल से तो निकलना चाहिए कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक हम नहीं करेंगे और अपने इश्यूज़ को सामने नहीं रखेंगे और बेसिक इश्यूज़ को सामने नहीं रखेंगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा रिहायशी निज़ाम है, अगर इसको हम सामने नहीं रखेंगे और इसको इशू नहीं बनाएंगे तो यही होता रहेगा। तो मेरी तो यही अपील होगी कि लोगों से, आवाम से, कि बेदारी की मुहिम हमने पहले नशे के ख़िलाफ़ की, अब ये हमने जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस RWAs, ये जनता को तय करना है कि मुत्तहिद होकर के, क्योंकि लोकतंत्र में जो है सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। जमहूरियत तो शय है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो अगर जनता अपने सरों के माध्यम से अपनी ताकत लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहते हुए, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए दिखाएगी, तो यकीनन गांधी जी की अहिंसा नीति अगर देश को आज़ाद करा सकती है, गोरों को भगा सकती है, तो समस्या का समाधान भी कर सकती है। और इरफानुल्लाह साहब उसी तरफ लगातार हिंट कर रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व हों, लोग आएँ, इंटेलिजेंसिया अवेयर हो, अपने होने का सबूत दे। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इन्होंने इकबाल के उस शेर का हवाला भी दिया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेद है साकी। हिंदुस्तान वो सरजमीन है, हल्की सी नमी की ज़रूरत है, फिर जो फलें और जो कोपलें निकलेंगी उसको ज़मानत देखेगा। तो ओखला की जनता से भी इरफानुल्लाह साहब ने यही अपील की है कि वो आएँ, शामिल हों, लीगल इश्यूज़ को फॉलो करें, लीगल फ्रेमवर्क में रह करके काम करें, संविधान के दायरे में रह करके काम करें। कोई ऐसा काम न करें कि आपके किरदार से आपके मजहब की, आपके नबी की या आपके रब की तौहीन हो, नऊज़ बिल्लाह। इस बात पर फोकस करें। आप देखते रहिए वतन समाचार।